हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने। तो हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फैमिली की यूनिटी और बच्चों का आत्मविश्वास कितना मनोबल बढ़ाता है किसी भी चीज़ का। कैसी भी सिचुएशन हो, हमें किसी चीज़ से भी डरना नहीं चाहिए। इस चैप्टर के एंड तक कई सारी एडवेंचरस मोमेंट हैं, जैसे कि आप लोग हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं वैसे ही। सो फ्रेंड्स, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी और कोई भी स्टोरी को समझ में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। So it was July 1976. The narrator, his wife Mary, son Jonathan 6-year-old and daughter Suzanne 7-year-old set sail from Plymouth, England. They wanted to duplicate the round of the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the last 16 years, they had spent all their leisure time in sharpening their seafaring skill. Their boat, Wave Walker, had been professionally built. It had been tested in the roughest weather for months. तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि 1976 में इसकी स्टार्ट हुई स्टोरी की। उनकी जो पत्नी है नैरेटर की, मैरी, और उनके दो बच्चे हैं, एक है लड़का और एक लड़की। लड़का जो है जोनाथन वो 6-year-old है और जो लड़की सुजैन है वो 7-year-old है। तो ये स्टोरी मतलब ये जो लोग थे ये शिप से रवाना होते हैं इंग्लैंड, जो प्लायमाउथ एक जगह है वहाँ से रवाना होते हैं। वो लोग एडवेंचर ट्रिप करना चाहते हैं। जैसे 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने पूरे संसार का समुद्री यात्रा की थी। जो मतलब जो सी होता है उस पर जो शिप्स, ऐसे शिप्स आप लोगों ने काफ़ी सारे देखे होंगे। शिप्स के द्वारा जो ट्रैवल किया जाता है वो लोग वही चीज़ करना चाहते थे। वो लोग वैसे ही डुप्लीकेट एक यात्रा करना चाहते थे। तो पिछले 16 सालों से उन लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा समय लगाया कि उन लोगों को कैसे यात्रा करनी है। उन लोगों ने अपनी एक बोट बनाई थी, क्योंकि नैरेटर एक बिजनेसमैन है तो उन्होंने एक अपनी ही शिप अपने लिए तैयार किया और उसका नाम वेव वॉकर रखा। और इसे कई महीनों तक उन लोगों ने ख़राब मौसम में इसको टेस्ट किया, इस शिप को, जो ये शिप इन लोगों ने बनाया था। तो काफ़ी रफ़ वेदर में इसको टेस्टिंग इसकी की गई। तो फिर वो लोग वहाँ से इंग्लैंड से जब रवाना होते हैं तो वो जो उनका पहला चरण होता है तो वो लोग पास कर लेते हैं। मतलब कि वो लोग 1,50,000 किलोमीटर 3 सालों में वो लोग वहाँ से केप टाउन तक उन लोग को आने में लग जाता है। ये उन लोग का पहला पड़ाव होता है उनकी जर्नी का। और वो लोग अपने जब जा रहे होते तो रास्ते में वो लोग दो मीन्स शिप से ही जा रहे होते हैं। तो वो लोग 2 क्रूमैन को अपने साथ लेके जाते हैं। एक होते हैं अमेरिकन लैरी विगिल या विजिल एंड द सेकेंड वन इज स्विस हर्ब सीगलर। तो 2 जो क्रूमैन होते हैं उनको अपने साथ वो लोग लेके जाते हैं। वो इसलिए उसको लेके जाते हैं बिकॉज दे वेयर टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशन। तो वो इसलिए उनको लेके जाते क्योंकि जो उनका सेकंड पड़ाव अभी आप लोग जो देखेंगे, जो सेकंड पड़ाव होता है उनकी शिप का, वहाँ पे जब वो हिंद महासागर में जाएंगे, दक्षिणी हिंद महासागर में, तो वहाँ का वेदर काफ़ी ही ज़्यादा ख़राब रहता है। तो इसलिए वो लोग ताकि इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ, इसलिए वो प्रोफेशनलिस्ट को भी लेके जाते हैं अपने साथ। तो उनका जो शिप था वो पश्चिमी अफ्रीका की जो कोस्ट थी वहाँ से केप टाउन तक पहुँच गया था। अब वो ईस्ट की ओर जा रहे थे, मतलब हिंद महासागर की ओर। तो यहाँ से उनका सेकंड जो वे है वो स्टार्ट होता है, चरण स्टार्ट होता है। तो अगले कुछ वीक्स तक काफ़ी ज़्यादा लहरें और काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है। जो लहरों का शेप होता है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 15 मीटर्स बड़ी बड़ी वेव्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो बोट थी वो काफ़ी ज़्यादा उछलने लगती है। क्योंकि क्योंकि जो समुद्र की लहरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा उछाल दे रही थी।
तो द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 meters. द वेदर वॉज क्वाइट हॉस्टाइल ऑन द क्रिसमस एंड ऑन द न्यू ईयर डे. मतलब कि जब वो लोग जा रहे होते हैं तब बीच में जब वो जा रहे थे तो 25 ऑफ दिसंबर को क्रिसमस पड़ता है, तो वो लोग काफ़ी ख़राब वेदर होता है फिर भी वो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं. वो लोग इस चीज़ से ज़्यादा घबराते नहीं उस समय, क्योंकि मौसम ख़राब तो था ही, लेकिन वो लोग इस फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं. तो जो 2 जनवरी था, 2 जनवरी को लहरें जो थी, जो वहाँ की वेव्स थी, वो काफ़ी ज़्यादा उछाल मारने लगी थी. मतलब आप लोग देख सकते हैं द वेव्स वेर जाइजेंटिक मीन्स काफ़ी ज़्यादा उछाल भरी, जैसे आप लोग देखते हैं तो उससे बोट ऊपर नीचे लुढ़क रही थी और जो हवा थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलने लगी थी. तो इन लोगों ने क्या किया, जो ये फैमिली थी शिप पे, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सारे प्रिकॉशंस लिए. दे हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशन. दे हैव स्लो द बोट डाउन. दे ड्रॉप द स्टॉर्म जिब. मतलब कि तूफान से निपटने के लिए उन लोगों ने नीचे जाके रस्सी से हर एक चीज़ को बांध दिया. और जो उन लोगों की लाइफ लाइन जैकेट्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो लोग समुद्र पे जाते हैं वो लोग लाइफ जैकेट्स पहन के जाते हैं. तो उन लोगों ने अपनी स्किन पर जो अपनी बॉडी है उस पर ऑयल स्किन लगाया एंड लाइफ जैकेट्स पहन ली. द फर्स्ट साइन ऑफ कमिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM. तो मतलब कि ये सब इन लोगों ने अपना जो भी प्रिकॉशन होता है वो ले लिया था, और जो डिज़ास्टर आने वाला था वो शाम के 6 बजे उन लोग को दिखाई देने लगा. वो दिखाई ऐसे दिए क्योंकि हवा जो थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी और आसमान में एकदम अंधेरा छा गया था. फिर एक बहुत ही तेज़ बिजली कड़कने की आवाज़ आती है, और इतनी तेज़ वो जो नरेटर थे वो देखते हैं कि उनके ऊपर, शिप के ऊपर बहुत ही बड़ी लहर जो थी वो आ गई थी. और उससे क्या हुआ, जैसे ही वो लहर टकराई वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, मतलब थंडर, मतलब एक्सप्लोजन हो गया. और वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन था कि जो उनकी बोट थी वो, उसकी जो डेक थी वो टूट गई थी नीचे की, और उसमें पानी धीरे धीरे भरने लगा था. तो जो वेव वॉकर, जो उनकी बोट थी वो लगभग डूब गई थी. और जैसे ये विस्फोट हुआ तो जो नरेटर थे वो, जो उन्होंने रोप बांधी हुई थी अपनी शिप से, वो जो नरेटर थे वो पानी में डूब गए का मतलब कि रस्सी से बंधे हुए थे लेकिन वो पानी में चले गए जब वो विस्फोट हुआ, और जो उनकी नाव थी वो लगभग डूब गई. सो फ्रेंड्स, जब नरेटर पानी के अंदर थे तो उनके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था, उनके दांत जो थे वो टूट गए थे, और जो उनकी पसलियाँ थी, मतलब जो उनकी रीढ़ की हड्डी थी और ये इधर उधर की पसलियाँ होती है, जो रिब्स थी वो टूट गई थी, उनमें दरार आ गई थी, और उनके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था. अचानक से बहुत तेज़ से आवाज़ आती है, और वो अपनी बीवी को देखते हैं, मैरी को देखते हैं बोट पे. तो वो कैसे भी करके वो रस्सी के ज़रिए वो बोट पर ऊपर आ जाते हैं, और फिर वो देखते हैं कि जो लैरी और हर्ब थे वो पागलों की तरह पंप चला रहे हैं, मतलब कि कैसे भी करके पंप से पानी निकाल रहे थे बोट से, कि पानी बोट से निकल जाए. जो अपने साथ वो क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार, टीन और काफ़ी सारे खिलौने वगैरह लेके गए थे, टॉयज़, वो सारे पानी के ऊपर तैर रहे थे. सब डूबने लगा था, मतलब पानी के ऊपर सब तैर रहा था. और वह धीरे धीरे कैसे भी करके अपने बच्चों के कैबिन तक गए. वे सब सुरक्षित तो थे, केवल जो उनकी डॉटर थी वो, उसकी आंखों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा फूल गई थी और काली हो गई थी, क्योंकि जो पानी था, पानी उसकी वजह से. उस समय जो ये थे नरेटर थे, उन्होंने कहा कि पहले बोट को देखते, क्योंकि बोट को संभालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पे, क्योंकि जो वेदर था वहाँ का वो बहुत ही ख़राब होता जा रहा था. तो उन्होंने 3 जनवरी, बाय द मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पंप केप्ट द वाटर लेवल क्वाइट अंडर कंट्रोल. तो उन लोगों ने जैसे पंपिंग जो कर रहे थे उससे काफ़ी हद तक उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था, तो वे धीरे धीरे एक एक लोग करके आराम कर सकते थे. तो जो बोट थी वे वॉकर, उसकी जो नीचे की सतह थी वो काफ़ी हद तक उसके ढांचे टूट रहे थे, और लहरें जो थी उनसे टकराने के बाद 15 घंटे तक वो लोग जीवित रहे. तो मतलब उन लोगों ने काफ़ी सारा
स्ट्रगल वहाँ पे फेस किया, लेकिन जो वेव वॉकर थी उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया पहुँचने तक इकट्ठा नहीं रह सकती थी। मतलब जो बोट थी वो ऐसा लग रहा था कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुँच पाएंगे उस बोट से, क्योंकि वो काफ़ी हद तक टूट गई थी। कथाकार ने मतलब वो जो नरेटर थे उन्होंने फिर से एक बार मैप स्टडी किया, और जो मैप स्टडी, क्योंकि वो उन लोग की बोट ऐसी जगह पे पहुंच गई थी उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो हैं कहाँ पे। तो जो नरेटर थे उन्होंने अपनी मैप स्टडी करना वहीं पे शुरू कर दिया, और उनको ऐसा लग रहा था क्योंकि उनकी बोट अब ऐसी जगह पे थी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बोट है कहाँ पे। तो उन्होंने मैप स्टडी की और उनको ये लगा कि जहाँ पे वो इस वक्त है उससे कुछ किलोमीटर दूर ही कोई उन्हें टापू मिलना चाहिए, मतलब कि 2 आइलैंड्स होने चाहिए। एक आइलैंड तो उनके दिमाग में आ रहा था कि एम्स्टर्डम, जो फ्रांस का एम्स्टर्डम है वो होना चाहिए। तो एकमात्र अब उन लोग का वही मतलब गोल था कि हम लोग कैसे भी करके किसी आइलैंड तक पहुँचे ताकि हम इन लहरों को ना झेलें। तो फ्रेंड्स, जो नरेटर की बोट थी, अब वो लोग इतना सब समुद्र की लहरें और ये सब देख चुके थे, तो उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बोट अब कहाँ पर है। पानी में उन लोग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बोट कहाँ है। तो नरेटर ने तुरंत मैप निकाल के स्टडी किया, मतलब देखा कि हम लोग की मैप एग्जैक्टली है कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में है। तो उन लोगों तो जो नरेटर थे उनको लगा कि उनकी जो मैप है उस जहाँ पे उस वक्त वो हैं वहाँ से 2 आइलैंड उन लोग को मिलने चाहिए कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर। तो एक आइलैंड तो जो था वो एम्स्टर्डम आइलैंड था जो फ्रांस में है। तो उन्हें लगा कि ये आइलैंड, अब हमको हमारा गोल यही है कि हम लोग को यही एम्स्टर्डम आइलैंड पे ही पहुँचना है। लेकिन दोस्तों, इतना देखने के बाद ही यहाँ पे कोई भी वेदर में चेंज नहीं आ रहा था। जो तूफ़ान था वो और भी भयानक होता जा रहा था, और जो बोट का इंजन था वो काम करना बंद कर दिया था। 4 जनवरी को पानी का जो स्तर था वो काफ़ी हद तक रोका गया। जो वहाँ पे however there were hostage storm jib and headed for the 2 islands. They ate their first meal at almost 2 days, but their respite was short-lived. At 4 p.m. the clouds were building up behind them. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हुआ कि एक छोटा, फिर भी उन्होंने देखा कि 2 टापुओं की तरफ वो लोग मुड़ गए, लेकिन उन्हें कोई राहत ऐसे नहीं मिली थी, क्योंकि जो बादल थे एक बार फिर से एकदम काले बादल आ गए थे और काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी थी। 40 समुद्री मील पार वो लोग पहुंच गए थे। समुद्र ऊपर उठ रहा था। सारी रात मौसम खराब रहा। जनवरी 5 तक तड़के तक हालात एकदम निराशाजनक रहे, मतलब कि कोई भी सुधार उन्हें नहीं लग रहा था। और अब जो नरेटर थे वो सोच रहे थे क्या हम लोग मरने वाले हैं, ऐसा उनके मतलब दिमाग में ख्याल आ रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि द नरेटर हैड नाउ टाइम, ही वेंट इनटू कंफर्ट देयर चिल्ड्रेन। तो जो उनके बच्चे थे वो भी काफ़ी घबराए हुए थे, तो वो जाते हैं अपने बच्चों के पास। तो वहाँ पे जो जॉन होता है वो उनसे पूछता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? तो हिज फादर रिप्लाइड दैट his father tried to assure him that they would make it. John went, we are not afraid of dying if we can all be together. तो यहाँ पे क्या होता है कि नरेटर जो जॉन होता है वो अपने पापा से पूछता है कि हम लोग मरने वाले हैं। तो उनके पापा कहते हैं नहीं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सफल होने की। तो जॉन कहता है, मतलब तेज़ी से कहता है, अपने पापा का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उन्हें मोटिवेट करता है कि हम मरेंगे नहीं, क्योंकि हम सभी इकट्ठा रह सकते हैं। तो जो यहाँ पे नरेटर होता है वो अपने बच्चे की बात सुन के उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है, और वो इसका जवाब तो नहीं दे पाता है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वे सब हाथों में हाथ इकट्ठा पकड़े हुए बैठे थे, और इस समय को काफ़ी उन लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया था। सो द मोमेंट बिफोर द चीयरफुल लैंडिंग, जो वेव वॉकर था वो अब तूफान से बाहर आ गया था। 6 जनवरी की सुबह तक हवा धीरे धीरे क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो यहाँ पे 6 जनवरी तक जो हवा थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी। जो नरेटर था वो अपने हिसाब से दोबारा जांच करना चाहता था, तो वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली समझ रहा था कि शायद हम लोग 5 बजे तक अब उस टापू तक पहुँच जाएं। तो जब वो सुबह 6 बजे उठा तो अंधेरा जो था वो बढ़ गया था। वह जानता था कि अवश्य उन्होंने टापू को पीछे छोड़ दिया, तो उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी बोट आगे चली गई। अ सेफ चीयरफुल लैंडिंग। लेकिन जो उनका लड़का था जॉनथन, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था।
He wanted to hug his father, and he asked his father if he could hug him too. और जो उनकी daughter थी, Sue was right behind him. When the narrator asked him why, he told him that he was the best daddy in the world and the best captain as well. He cried that they had found the island. The narrator rushed the deck and saw the Isle Amsterdam before his own eye. They anchored offshore for the night. The next morning, all the 28 inhabitants of island came to cheer them. मतलब कि वो जो उनका लड़का था वो अपने पापा को हक करता है, गले मिलता है उनके, और वो उनसे कहता है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो और कैप्टन भी हो। तो क्योंकि वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो लोग आइलैंड पर पहुंच गए थे, और जब वो लोग एम्स्टर्डम आइलैंड पे पहुंचते हैं तो काफ़ी सारे लोग उनका वहाँ पे, जो वहाँ के लोग रहने वाले होते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि कैसे वो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, वो लोग साथ रहकर इस चीज़ का उन लोगों ने सामना किया और एक दूसरे को मोटिवेट किया। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।